जय श्री महाकाल, सुप्रभातम दर्शकों। और आज हमारी 9 दिवसीय यात्रा का तीसरा दिन है और हम पहुंच चुके हैं नारकंडा में। जी हाँ, सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी हसी वादी है यहाँ पर, पेड़ पौधे और यहाँ के फ्लावर्स आप देखिए, बहुत ही डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना इस वक्त, ये इतना मेस्मराइजिंग है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमें कितना कुछ खूबसूरत दिया है और हमें उसे देखना चाहिए और फील करना चाहिए। और इस यात्रा में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। जो बहुत सी बातें हैं, सनातन से जुड़ी जानकारी है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो हमने चर्चा की थी उसे हम पूरा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने निकलते हैं क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज भूख। सो फाइनली ब्रेकफास्ट करने हम पहुंच चुके हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख है। पहाड़ों के जो खाने का जो पैटर्न है ना, लिटरली इतना टेस्टी होता है। अगर आप कभी पहाड़ पर नहीं आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और यहाँ का फूड जरूर टेस्ट करें। और हम सब मेरे ख्याल से अब नाश्ता करके हम चर्चा शुरू करेंगे और इस प्रोग्राम को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि जिन बातों पर हमने चर्चा की हुई थी उसकी गहराई में जाने का वक्त आ गया है। तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रही खुद को, अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ खाना देखकर। आप बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? बहुत टेस्टी। इस ठंडक में आलू के पराठे गरम गरम जो खाने को मिल रहे हैं, जो मजा आ रहा है उसका कोई जवाब नहीं। इन वादियों के बीच में देखिए, आप जहाँ पे रुके हुए हैं इसके सामने चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इतना खूबसूरत नजारा है कि यहाँ रुकने का ही मन करता है कि यहाँ जाने को ना मिले यहाँ से। वो बात तो है, बिल्कुल। ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं और हम सभी लोगों को चाहिए कि ऐसी खूबसूरत चीजों को देखने के लिए साल में 1-2 बार जरूर आए। बिल्कुल। अब इस हंसी वादियों में ही चलते चलते हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और सर जी आपसे भी हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आज। तो बस अब मैं जल्द से जल्द अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना चाहती हूँ ताकि हम अपनी चर्चा शुरू करें। तो दर्शकों, हमने नाश्ता कर लिया है और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, नारकंडा वो जगह है, मैंने पहले आपको बताया है। और जिस होटल कैफे में हम रुके हुए हैं वो है 13 फॉरेस्ट। यहाँ बड़ी ही विचित्र चीज हमने नोटिस की, जो बड़ी ही अच्छी लगी हमें, कि इस होटल के जो ओनर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुमित जी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, जो उनकी फियांसी थी जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, शी इज हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, शी इज मैनेजिंग दिस एंटायर थिंग। तो आज मैं उनसे थोड़ा सा बात करूंगी। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कनिका जी कि कैसा आपका मतलब लाइफ कैसा रहा है। और आपकी शादी होने वाली थी सुमित सिन्हा जी से और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका हमें बेहद दुख है। तो उस पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें कि किस तरीके से आपने खुद को संभाला, सिचुएशन को संभाला, अपने परिवार के लोगों को संभाला और उनकी सारी जो बिजनेस है उन्हें आप इतनी अच्छी तरीके से चला रही हैं, संभाल रही हैं और खुद आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने टैकल करी। 10 मंथ्स मैं जो था बहुत बड़ा था। सुमित के पेरेंट्स हो गए, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आज अभी जो प्रॉपर्टी है ये वो भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा काम मतलब मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, वैसे टीचर हूँ, तो अभी मैं वो काम छोड़ के अभी यहाँ आई हूँ और मैनेज कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना मैनेज कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स हो गए, सुमित के पेरेंट्स होंगे, वो मेरे लिए वैसे ही है जैसे मेरे पेरेंट्स है, वैसे ही सुमित के पेरेंट्स भी हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जो प्रॉपर्टी होगी उसको मैनेज करने की, वर्क हो गया, बाकी जो बिजनेस है उसको मैनेज करने की। बाकी तो मैम जो इमोशनल सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स जो है सुमित के, वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तभी ऐसी सिचुएशन हुई, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं करा था। पूरी दुनिया तहस नहस होगी मेरी, तो पूरी की पूरी लाइफ ऐसी होगी कि बट मैं कर रही हूँ। अब लोग हो गए, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं बट उनको साइड रखे, सारी चीज़ें साइड रखे, बट मैं यही चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। अभी मेरे लिए वही मेरे पेरेंट्स भी वही है। अभी उनके पास भी कोई नहीं, वो सिंगल चाइल्ड था जो सुमित था, वो सिंगल चाइल्ड था। अब उसके पेरेंट्स के पास कोई नहीं, अब उनके लिए भी मैं ही हूँ जो हूँ और मेरे लिए भी वही है जो पेरेंट्स हैं। तो 2 सवाल मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है वो इनसे सीखे, कुछ उन्हें पता चले। कि जो पहला सवाल मेरा है वो ये है कि प्यार का डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? ज़रूरी नहीं है मैम, जो इंसान आपके साथ है, सोल तो हमारे साथ है ही है। देख रहा होगा अभी भी कहीं से कि मैं इतना मतलब अभी कर रही हूँ, सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, उसके पेरेंट्स को हैंडल कर रही हूँ,
सब चीज़ें बिजनेस हैंडल कर रही हूँ। अब इस दुनिया में नहीं है वो तो हमारे हाथ में नहीं है अब वो चीज़ें, तो अब वो तो अब उस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये है कि है जो प्यार किया था अब नहीं है तो अब। और एक लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बीइंग अ फीमेल, आई नो यू फेस्ड लॉट मेनी थिंग, तो आपने कैसे इतनी मतलब बहादुरता के साथ, आपने इतना ब्रेवरी के साथ आपने चीज़ों को हैंडल कैसे किया? क्योंकि बहुत सी फीमेल है जो सरेंडर कर देती हैं और मतलब बहुत तो सुसाइड भी कर लेती हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा मैसेज दें जो फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर हो, कि क्योंकि आपने खुद वो चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फीमेल्स को ये मैसेज दें। सबसे पहले तुम अपनी एजुकेशन, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, कुछ भी हो गया, जैसे प्रोफेशन जो भी चूज किया आपने उसको अच्छे से करो आगे। ये नहीं कि उसमें स्ट्रेस आउट हो जाओ, इतना ज़्यादा बर्डन ले लो अपने ऊपर। अपने आप को वो करो क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है, खुद को खुद ही सपोर्ट करना पड़ता है। एंड बाकी तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी बस। अरे धन्यवाद, आपने सच में मतलब आपने जवाब देना ज़रूरी समझा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। भगवान सुमित जी की आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे वो खुश रहे और आप भी खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की बात हमें बताना ज़रूरी समझा। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये जगह वाकई में बहुत प्यारी है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत शांति है। अगर आप अपने लाइफ से बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं या जिस जगह पर आप रहते हैं, आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो ट्रेंड बना हुआ है, लोग शांति चाहते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट, क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहते हैं, जो आपको यहाँ मिलेगा। 13 फॉरेस्ट ये जो होटल है, कैफे है, लिटरली ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। और साथ ही मैं चाहती हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे गुरुजी हैं, ये भी श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहते हैं सुमित जी के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, प्लीज आप भी आइए हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारा आज का जो दिन है वो शुरू हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट खाने के साथ हमने अपनी दिन की शुरुआत की है और हम वापस अपने उस चर्चा पर आ गए हैं जो चर्चा हमने अधूरी छोड़ी थी। आपके कमेंट्स का हम इंतजार कर रहे थे और मैं सच में आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जो कमेंट्स हमें भर भर के आए हैं, लिटरली हम बहुत खुश हैं और इस वजह से ही हमने ये दूसरा इसका जो प्रोग्राम था उसे कंटिन्यू किया है। और हमने क्रूर ग्रह के ऊपर जो चर्चा की थी वो था मंगल बुध, हमने क्रूर ग्रह पे जो चर्चा की थी सूर्य, शनि, राहु, केतु। हाँ जी, तो उस पर हमें हर्षित जी जो हैं उन्होंने हमें बताया कि ये क्रूर ग्रह नहीं है, बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, तो उन भ्रांतियों पे हमने चर्चा की थी। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र और बुध पर। शुक्र पर हमने शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये जो सफेद गुलाब मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, मैं इसलिए बहुत देर से वेट कर रही थी इस गुलाब तक पहुंचने के लिए कि हमने सुना है कि जो सफेद कलर है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपने भी सफेद पहना हुआ है, और जो गुलाब है, फ्लावर्स हैं, वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिला हुआ है मुझे, काफी देर से मैं देख रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हुए शुक्र के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में हमारे दर्शकों को बताइए, और ये जरा सौम्य ग्रह क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, वास्तव में जहाँ भी शुक्र की बात आती है जी, तो कहीं न कहीं सौंदर्य की बात अवश्य आती है। सौंदर्य से संबंधित जो भी चीजें हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। वो चाहे आपका इत्र हो गया, आपके गुलाब हो गए जी, आपके मतलब जो भी इन सब चीजों से संबंधित जितने भी तत्व हैं वो सभी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपने बताया कि वाइट कलर, तो वास्तव में जैसे रंगों को तो हमने अन्य प्रकार से भी कई कई राशियों में बांटा हुआ है। जैसे चंद्रमा में भी सफेद कलर का ही मतलब जो है उससे संबंधित हम बात करते हैं। वास्तव में शुक्र की जब हम बात करेंगे तो शुक्र का मतलब ही यही है कि जीवन की पूर्णता, क्योंकि एक स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों शुक्र हैं। आप कोई भी इच्छा करते हैं, आप अपने रहन सहन में अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा जब भी कभी किसी जातक के शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में जाके बैठ जाता है जन्म लग्न कुंडली में, तो देखा होगा कि वो जातक
बहुत सारे ब्रांडों के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसका मतलब पूरा जीवन ही ब्रांडिंग में जाता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, ये सारी चीजें रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत आकर्षक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर आकर्षण बहुत अधिक होता है। वो किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि ये हम कैसे समझ पाएंगे, एक आम इंसान कैसे ये जान पाएगा कि उसका शुक्र जो है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है? देखिए, वैसे तो जन्म लग्न कुंडली में जब भी देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय राशि मीन राशि पे शुक्र विराजमान होता है जी, तो वो उच्च की अवस्था में होता है। लेकिन बहुत लोगों के पास यदि कुंडली नहीं है और उस अवस्था में वो मतलब समझना चाहे कि मेरा शुक्र कैसा है जी, तो आमतौर पे देखा होगा कि कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं जो बहुत साफ रहना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी चीजें उनको पसंद आती हैं, जैसे कपड़ों से, रहन सहन से, लग्जरी गाड़ी और उसके साथ साथ लग्जरी कपड़े, मतलब ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें उनकी निशानी है। साथ ही साथ ऐसे लोग स्त्री सौंदर्य के प्रति भी बहुत अधिक, ये मान के चलिए, आकर्षण की भावना रखते हैं। अच्छा, यस। तो इसे हम पॉजिटिव वे में कंसिडर करें या नेगेटिव वे में? पॉजिटिव वे में, इसमें नेगेटिविटी नहीं है। जहां पर भी चीजें दूषित हो रही हैं या कोई गलत मैसेज जा रहा है कि व्यक्ति कोई पाप कर रहा है, गलत कृत्य कर रहा है, वहां पे चीजें गलत होती हैं। भाई, हर व्यक्ति अच्छे से रहे, सौंदर्यवान हो, अच्छी चीजें पसंद, मतलब ये मान के चलिए उस पसंद करे, और प्रकृति से बड़ा लगाव होगा। शुक्र से संबंधित लोगों को प्रकृति से बड़ा लगाव होगा। आपने देखा होगा जो भी शुक्र प्रधान लोग हैं प्रकृति से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से उनका बहुत ज्यादा, ये मान के चलिए, लगाव होता है, आकर्षण होता है। क्योंकि जब भी शुक्र प्रधान व्यक्ति बुद्ध, ये प्रकृति बुद्ध है, बुद्ध से संबंधित उससे जुड़ जाता है, बुद्ध से संबंध बना लेता है, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बना लेता है। ये तो शुक्र की बात हो गई। और ये मैंने सुना भी है कि अभी हमने जैसे बात भी किया कि सफेद रंग जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, फूल जो है। अब हम जैसे हरे रंग देखते हैं, जैसे हरे पत्ते हो गए, तो जितनी भी हरियाली है, ये हरियाली रिप्रेजेंट करती है बुध ग्रह को। तो उस पर थोड़ा आप बताइए हमें कि बुध और शुक्र को वैसे भी कहा जाता है लग्जरी, लैविश लाइफस्टाइल, ग्लैमर, एवरीथिंग चीजों को लेकर बुध और शुक्र को ही कहा जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आप बताइए हमें बुध के बारे में। देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा सौम्य भी है, और उसको ये 9 प्लैनेट की कैबिनेट में राजकुमार की संज्ञा दी गई। अच्छा, वो सभी की प्रकृति के साथ ढल जाता है। सबसे ज्यादा बुद्ध से संबंधित लोगों के बारे में ये ऐसी चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति जो 5 तारीख को जन्म लिया हो या बुद्ध प्रधान व्यक्ति हो, खासकर मिथुन लग्न या कन्या लग्न, आपने देखा होगा वो सभी के साथ बहुत अच्छे उनके व्यवहार होते हैं। कारण यही है क्योंकि वो राजकुमार है। राजकुमार राजा के साथ भी खुश रहता है, राजकुमार मंत्री के साथ भी खुश रहता है, राजकुमार रानी के साथ भी खुश रहता है, और राजकुमार अपनी प्रेयसी के साथ भी खुश रहता है। तो ये अवस्था है बुध की। और 9 ग्रह में बुध मात्र एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो दिवा और रात्रि दोनों में सक्रिय रहता है। अच्छा जी। और सभी ग्रह, कोई रात्रि प्रधान है, कोई दिवा प्रधान है, लेकिन जो बुध की अवस्था है वो ऐसा है कि वो दिन और रात दोनों में ही सक्रिय है। साथ ही साथ बुध की एक और बहुत बड़ी खूबी है, बुध और सूर्य कभी भी एक राशि से अधिक की दूरी तय नहीं करते हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आपने तमाम जन्म लग्न कुंडली उठा के आप देख लीजिएगा, जैसे कोई मेष राशि पे किसी के सूर्य चल रहा हो, तो उस समय या तो आप देखेंगे उसकी जन्म लग्न कुंडली में बुध या तो वृष राशि पे होगा या मेष पे होगा और या तो मीन पे होगा। एक राशि पहले, उसके बाद या उसके साथ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब मैं इसे क्या कहूँ, भ्रांति कहूँ या सत्य है, वो तो आप ही इसे वेरीफाई करेंगे, लेकिन हमने ये सुना है कि जो बुध ग्रह है उसे नपुंसक ग्रह कहा गया है। क्या ये सत्य है? देखिए, हमारे आपके कथन, हमारी आपकी कथन जो है वो जो सनातन संस्कृति या हमारी जो वेद पुराण है उनसे बहुत भिन्न जाके बैठ गए। नपुंसकता की संज्ञा इस कारण से नहीं है। बुध सौम्य ग्रह है, राजकुमार की श्रेणी है। राजकुमार को आदेश करने का
आदत होती है, वो कार्य करने की उसको आदत नहीं होती है, वो स्वयं मेहनत नहीं करता है, इस कारण उसको लेजी कह सकते हैं, नपुंसक ग्रह नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि उसे किसी की जरूरत होती है। हाँ, ग्रह की। यस, बात यह है कि जैसे बुध प्रधान जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर आप थोड़ा सा लेजी देखेंगे, मुस्कान से भरे होते हैं, आकर्षण भी होता है, हर एक चीज को समझने वाले होते हैं। लेकिन ये कह दीजिए कि वो नपुंसक ग्रह से संबंधित है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे आपके जो शब्द हैं वो ले जाके किसी विपरीत अवस्था में खड़े कर रहे हैं, जो वास्तविक स्थितियां हैं उनको। क्योंकि बुद्ध का मतलब ही यही है कि भाई ज्ञान। बुद्ध, आप बड़े से बड़े लेखन कार्य करने वाले बड़े से बड़े साहित्यकारों को देखेंगे, वो सभी बुद्ध, उनका अच्छा होगा, बुद्ध प्रधान होंगे। बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले व्यक्तियों को देखेंगे, उनका बुद्ध अच्छा होगा। एक अच्छे से अच्छे कवि को देखेंगे, बुद्ध अच्छा होगा। तो क्या सभी नपुंसक है? बिल्कुल, ये कहने की गलती है, और यही सुधार करना ही जी हमको ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो वास्तविकता है उसको परोसिए। ऐसा मत करिए कि कोई एक ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए कि लोग आपको उस समय देखें और बाद में आपसे घृणा करें। जो दीजिए वो शाश्वतता दीजिए। शाश्वत चीजें जब भी आप परोसेंगे, देंगे, समाज में रखेंगे, तो निश्चित तौर पे वो ज्ञान आपको सत्कर्म की तरफ ही लेके जाएगा। बुद्ध प्रधान वास्तव में देखा जाए। और एक और अवस्था है, एक चाइना की, वो बात अलग है कि वो भारतीय ही संस्कृति से निकली हुई विद्या है, न्यूमरोलॉजी। उसमें चाइना ने एक लूशो ग्रिड बनाई है, सुना होगा आप लूशो ग्रिड के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लूशो ग्रिड में उसने 9 अंकों के बीच में बुद्ध को रखा है। सभी अंक 5 संख्या से जुड़े हुए हैं, बीचों बीच है 5 संख्या। इसी प्रकार आप देखेंगे तो जो हमारी बुद्ध की राशि भी है, ऐसे लोग जो बुद्ध प्रधान है, उनका सबसे व्यवहार अच्छा रहता है और सौम्य प्रकृति के होते हैं। हाँ, एक बुराई अवश्य है, वो किसी से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बुद्ध प्रधान व्यक्ति नशे की तरफ भी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। नशे के प्रति आपने ज्यादातर देखा होगा, वो मिथुन और कन्या वाले व्यक्ति कहीं न कहीं नशे के चक्कर में आ जाते हैं। आपने ये सही कहा, लेकिन एक मेरा प्रश्न है इस पर, क्योंकि जैसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, किसी केस में कुछ एक एक्सेप्शन निकल कर आ जाता है, तो उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो आपने बात कही वो तो सत्य है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, एक आध मतलब 100 में से एक कहूंगी मैं, जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में है और इन चीजों से दूर है। तो वो ऐसा ग्रह हो सकता है, दृष्टि वगैरह, कुंडली प्रॉपर? नहीं, समझे नहीं क्या कह रहे हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि मिथुन लग्न के जो लोग हैं वो नशे के प्रति इस तरीके से होंगे, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये 100 में से एक, उनमें से एक एक्सेप्शनल केस निकल कर आ जाते हैं जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं। आप जो बात कर रहे हैं वो लग्न और ग्रह से संबंधित ही कर रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजी पूर्ण तब होती है जब उसमें महादशाएं देखी जाती हैं, अंतरदशाएं देखी जाती हैं, दृष्टियां देखी जाती हैं, उसके साथ साथ अंश देखा जाता है। ऐसा नहीं है। अब मानिए लग्न कुंडली में बुध किसी अवस्था में बैठा है और वही आपकी नवमांश कुंडली में जाके किसी और अवस्था में बैठ गया, तो वैसे फल नहीं देगा वो ग्रह। बिल्कुल। मानिए आपकी लग्न कुंडली में बुध उच्च का होके बैठा है, तो आपको बहुत अच्छा वक्ता बनाया, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर अच्छा अवस्था में नहीं बैठा है तो वक्ता तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके वक्तव्यों को लोग सराहेंगे नहीं, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। नवमांश कुंडली अर्थात लाभ की कुंडली, जितनी चीजों का लाभ देखना है। मैं पूछने वाली थी, आप ही ने बीच में कह दिया, क्योंकि इसके ऊपर मुझे थोड़ा लंबा चर्चा करना था, मुझे इसे शॉर्ट में कंप्लीट नहीं करना था, बिकॉज ये बहुत ही डीप में है जब हम लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ महादशा अंतरदशा सभी जानते हैं आजकल, तो बहुत रील्स चलने लगे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि महादशा अंतरदशा के साथ साथ प्रत्यंतरदशा भी होते हैं, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा सभी होती है। बिल्कुल, लेकिन हमारे ऊपर जो ज्यादा प्रभाव होता है वो महादशा और अंतरदशा का होता है। तो इस पर थोड़ा मुझे विस्तार में बात करना था, लेकिन अब हम बुध के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, अब हम दूसरे ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा हम आराम से बैठकर शांति के साथ।
जी गुरुजी, अभी आपने जो इतना ग्रहों के ऊपर हमसे आपने चर्चा की है, अभी हमने क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह तो हो गया, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो जरा हटके है, जिसे क्रूर भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ही इज द किंग ऑफ प्लैनेट। और वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ही इज अ सौम्य ग्रह, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली जैसे होते हैं वैसे ही प्लैनेट्स के ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। और उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, तो बिल्कुल फैमिली को लेकर अगर चलना है तो स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रही हूँ सूर्य ग्रह की। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सन। तो सूर्य जो है उन्हें कहा जाता है कि किंग ऑफ प्लैनेट। तो जरा उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए कि सूर्य ग्रह क्या है। अभी सूर्य देव भी हमारे साथ हैं साक्षात, इनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जरा थोड़ा बताइए सूर्य देव के बारे में। कि वैसे तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है जी, उसमें सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। जब हमारे शरीर में आत्मा है तभी हमारा शरीर शरीर है, अन्यथा शव है। जैसे ही आत्मा का गमन होता है शरीर से, वो शव हो जाता है। तो उसकी इतनी अधिक महत्वता है कि जो आत्म कारक है, जो आत्मा है, वही सूर्य है। उसी प्रकार अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें या एस्ट्रोलॉजी फॉर्म में अगर हम शॉर्ट शब्दों में बात कहें, तो सूर्य पिता का भी कारक है। जैसे हमारे जीवन में पिता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का महत्व है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आपने देखा होगा उसको पिता से बहुत अधिक सहयोग मिलता है, राज्य से सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। सूर्य धर्म है, सूर्य पिता है, सूर्य राज्य है। सूर्य आपके ऐसे गरिमामयी कार्य हैं जिनसे आप ख्याति की प्राप्ति करते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी है, मानिए 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होकर बैठा है, 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होता है, लग्न भाव में सूर्य बैठा है, अर्थात काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि स्थित सूर्य है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य क्रियाकलाप आप देखेंगे वो एक राजा की भांति जीवन जीना चाहता है। उसके कर्म भी राजा की भांति होंगे। वो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं हो सकता है। ये परमात्मा के द्वारा उसको ऐसी ग्रह अवस्था मिली है और ऐसे कर्म, ऐसा स्वभाव ग्रहों के माध्यम से मिल जाता है। ये जो सबसे बड़ा रहस्य है हमारी एस्ट्रोलॉजी का, कि जैसे ग्रह, जैसी राशि और जैसे भाव के आधार पे दृष्टियां मिलती हैं, वैसे ही जीवन यात्रा हमारी चलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य आपकी जब जन्म लग्न कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, इसका मतलब आप पुण्यात्मा है। पुण्यों से ही सूर्य अच्छा मिलता है। कैसे कहें, मतलब कैसे हम समझे कि वो अच्छा प्लेस है सूर्य का? भाई अगर सूर्य लग्न भाव में बैठा है, किसी अच्छी ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है और उच्च अवस्था में बैठा है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, अपने सेनापति मंगल की राशि पे सूर्य उच्च का होता है। इसके पीछे भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। कौन से हाउस? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस में सूर्य मतलब अगर मेष राशि पे बैठा है तो वो उच्च का है, और मेष राशि पे हर जगह वो उच्च का है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उच्च का कैसे है सूर्य, बहुत लोग कहेंगे कि हाँ मेष राशि में है तो उच्च का कैसे है, तो उसका रीजन यही है कि सूर्य राजा है। सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। राजा जब अपने सेनापति के साथ होता है तो वो किसी भी राज्य को जीत सकता है, कोई भी शासन मनवा सकता है, कोई भी शासनादेश जारी कर सकता है। इसलिए सूर्य जब मेष राशि पे होता है तो बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, उच्च की अवस्था में होता है। इसके पीछे का ये रीजन। ओके। और एक चीज मुझे जब जानना था कि फर्स्ट प्लैनेट हो गया, और कौन से प्लैनेट में सूर्य का प्लेसमेंट जो है वो अच्छा होता है? प्लैनेट में नहीं, और कौन से मतलब भावों में? हाँ देखिए सूर्य लग्न भाव में भी बहुत अच्छा होता है, 10वें भाव में दिग्बली होता है, क्योंकि सूर्य भी राज्य का कारक है और 10वें भाव भी राज्य है। सूर्य भी पिता का कारक है, 10वें भाव भी पिता है। इसके पीछे का राज है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो भी बात है वो रहस्यमयी अवस्था में है। उस रहस्य को समझकर ही आप एस्ट्रोलॉजी जान सकते हैं, क्योंकि ये एक गुण विद्या भी है, परा विद्या भी है, महाविद्या भी है। अगर आपने इनके रहस्यों को समझ लिया तो आपका संपूर्ण जीवन सरल हो जाएगा। आप एक क्लास की एजुकेशन लेते हैं तो आप वर्षों वर्ष उसमें समय देते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को, मैं तो ये कहता हूँ, किसी से एस्ट्रोलॉजी को कुंडली के माध्यम से कुंडली दिखाने की जरूरत ही क्या, आप एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए और ये जान जाइए
कि किस ग्रह से क्या लाभ आपको मिलेगा, कौन सी महादशाएं आपको लाभ देके जाएंगी, कौन से ग्रह आपके जीवन में योग कारक हैं, किस दिशा में जाने से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, क्योंकि भगवान सूर्य, हम यहाँ से भी देखें कि भगवान सूर्य जो है वो समस्त सृष्टि को ऊर्जा दे रहे हैं। वो हमको आपको, किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी सिख, किसी ईसाई को नहीं, सिर्फ भारत को नहीं, समस्त राष्ट्र, समस्त सृष्टि, समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतु सबको परम ऊर्जा दे रहे हैं। तो ऊर्जा के कारक हैं, आत्म कारक हैं, सभी को इनकी पूजा करनी चाहिए। और सूर्य पूजा हमारे यहाँ सदियों से चली आई है। बिल्कुल, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप ये सभी बता देवी, दीजिए। सभी देवता सूर्य पूजा करते हैं। भगवान राम ने भी रावण का वध करने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा था। बस अभी मैं यही पूछने ही वाली थी आपसे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए कि किस तरीके से वो सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना भाग्य। बहुत साधारण है कि भाई सबसे पहले उनको प्रणाम करें, प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें जी। और कोशिश यही करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पहली किरण के साथ सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के साथ साथ आप अपने पिता का जब सम्मान करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, निश्चित तौर पे सूर्य आपको अच्छे फल ही देगा, निश्चित तौर पे। कोई ऐसा मंत्र चलते चलते, ये सूर्य के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पर आप सूर्य देव का एक मंत्र बता दीजिए, बीज मंत्र, मूल मंत्र, जो हमारे जो ऑडियंस जो देख रहे हैं, जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, उनके भाग्य का उदय हो जाए। देखिए, ऐसे तो बीज मंत्र हमारे स्वयं के लाभ के लिए होते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप भगवान सूर्य की पूजा कीजिए तो ओम आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। आप, प्रभाकर भी नाम है इनका जी, आदि देव भी है, आप इन्हीं की तपस्या, इन्हीं की आराधना, इन्हीं को धन्यवाद दीजिए जी। आप अगर अन्य कोई मंत्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप अपने लाभ के लिए पढ़ रहे हैं। आप किसी की आराधना कीजिए तो उन्हीं का गुणगान कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरे ग्रहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल दर्शकों, हमारी ये जो 9 दिवसीय यात्रा है, इसमें हम सनातन से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे लोगों से भी हम बातें करेंगे जो समाज के लिए काम करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ प्रीति अग्रवाल जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक सोशल वर्कर हैं। आज हम जानेंगे कि ये किस तरीके से अपने काम करते हैं। तो हमने बहुत सुना है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करती हैं और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। और सेकंड इनिंग हैप्पी लाइफ आपने हमने सुना है काफ़ी कि सेकंड इनिंग हैप्पी लाइफ आप कर रहे हैं वर्क इस पर। तो ये किस तरीके का एनजीओ है और आपने अभी तक कितने लोगों की हेल्प की है? एक्चुअली अभी तो ये एनजीओ स्टार्ट ही हुआ है जी। मतलब इसमें हमने 40+ लेडीज़ के लिए मेनली रखा है कि जो घर में रहती हैं या फिर डिप्रेशन में, मतलब मैं अपने आसपास काफ़ी लेडीज़ को ऐसे देखती हूँ जो ज़्यादातर काम नहीं करती हैं, घर पे अकेली रहती हैं, तो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जा रही है। तो हमने उनके लिए जैसे मतलब ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने का सोचा कि इनको कहीं बाहर लेके जाएं या उसमें मेडिटेशन कैंप वगैरह लगाएं, जिससे थोड़ा सा उनका माइंड सेट हो, ऐसे उनकी थोड़ी हेल्प कर सके। और जो लेडीज़ को काम की ज़रूरत होती है तो हम कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लेडीज़ को काम दे सकें कि जो फ्री रहती हैं अगर कुछ करना चाहती हैं तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है? मेनली फीमेल्स के लिए। और हम इसमें बच्चों की हेल्प भी करते हैं जिन्होंने मतलब स्टडी में जिसको फंड्स की वजह से जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं ताकि हम उनको स्टडी दे सकें। जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अभी हमने किया भी है। काफ़ी बच्चे डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं। उनकी हम कोचिंग देते हैं उनको फ्री में, या टीचर्स ऐसे अवेलेबल करवाते हैं कि जो उनको आगे बढ़ा सकें।
काफी हेल्प हो जाती है इससे। So what according to you is the definition of female empowerment? Because हर किसी का अलग अलग परसेप्शन है फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? आप किस दृष्टिकोण से उसे देखती हैं? एक्चुअली मुझे तो ऐसे लगता है, मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर काम तो नहीं करती हूँ, पर जो मैं एनजीओस के साथ काम करती हूँ, जो मुझे अपने आसपास जो लेडीज़ लगती हैं, देखती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि फंड्स की वजह से, गरीबी की वजह से भी लोगों का शोषण, मतलब कितनी लेडीज़ का मैं देख रही हूँ जो होता है, मतलब कोई सुसाइड कर रही हैं या मतलब बहुत केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं देखती हूँ कि हाँ क्या, जो मेरे आसपास है मैं उनके लिए जो करना चाहती हूँ तो वो करती हूँ। तो आपका क्या टारगेट है कि सेकेंड इनिंग हैप्पी लाइफ, इसका क्या मेन मोटो क्या है? मेन मोटिव तो हमारा यही है। मुझे तो मेनली तो यही था कि जो लेडीज़ मेरे सामने आती हैं, जो माइंड जिनका बिल्कुल भी सेट नहीं होता, जो डिप्रेशन में जाते हैं, कि उनका माइंड सेट करना है किसी भी तरह कि वो पॉजिटिव वे में चले, चाहे हम उसको काम दें या उनको घर पे रहते हैं तो उनको बाहर लेके जाएं या कुछ भी करें हम उनके लिए। तभी हमने ये फाउंडेशन खोला था कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिलते हैं तो उसके साथ हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हम वैसे हेल्प करेंगे उनकी, और अगर नहीं कर सकते तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों, और इस वक्त हम नारकंडा में हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। तो हमने एक्सप्लोर किया बहुत कुछ, यहाँ के मार्केट में हम गए, बहुत कुछ हमने खरीदा भी और बहुत अच्छी चीज़ें, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। और हारून जी भी हमारे साथ हैं और ये भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, और कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं ये खुद बताएंगे। यहाँ पर आने बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग इस टाइम जो है हाटू देवी मंदिर के पास हैं, वहाँ से नीचे आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद बहुत मज़ा आया। यहाँ काफ़ी अच्छा ठंडक है, लोगों को ठंडक महसूस हो रही है कि हाँ कुछ ठंडक है। लेकिन सभी लोगों को चाहिए कि जब नारकंडा आए तो हाटू देवी मंदिर पे ज़रूर आए। यहाँ पर आने का मज़ा कुछ अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अपनी यात्रा हम कंटिन्यू रखते हैं और आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम दिन भर काम करके इतना थक चुके हैं कि हमें लिटरली बहुत तेज भूख लगी और खाना मेरे सामने है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी खाना ले लेना चाहिए, क्या पता बचे ना बचे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपको अपडेट कर दूं क्योंकि आप हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपने इतना प्यार दिया है हमें, हमारे साथ आप इतने लंबे समय तक आप बने रहे, आपने हमारी पूरी वीडियोस देखी और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और आपके कॉमेंट सेक्शन में बेफिक्र रहिए, हम आपके सारे कॉमेंट्स को पढ़ते हैं एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिप्लाई ऑन ईच एंड एवरी कॉमेंट्स। वेल, आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री महाकाल।